Thank you very much, everybody from Jagran Group, ladies and gentlemen. Pleasure and honor being here. कुछ प्रश्न मेघना जी ने अपने विचार प्रस्तुत करे हुए छोड़े थे, तो मुझे लगा शुरुआत वहीं से की जाए जो प्रश्न है, क्योंकि आज हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और साथ में देश की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि आज के कार्यक्रम में सबसे पहली जो स्लाइड दिखाई गई थी वो पंजाब की थी। और आप सब जानते हैं कि पंजाब जो है वो ऐसा राज्य है जो कि भारत की मतलब ब्रेड बास्केट के रूप में जाना जाता है और जहाँ पर हम गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा उगाते हैं। तो जब भोजन की और पोषण की बात आती है और भोजन में अगर हम अपने जो प्लेट है उसमें चावल और गेहूं का हिस्सा बढ़ा दें और बाकी सबका हिस्सा कम कर दें तो तकलीफ होगी या नहीं? कोई भी जो न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, भोजन पे काम करने वाला व्यक्ति है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि हमें डाइवर्सिटी और वैरायटी की सबसे अधिक आवश्यकता है जब हम भोजन की बात करें। और जब मिलेट्स या मोटे अनाज को लेकर भारत में कार्यक्रम चला और पूरे देश के अंदर एक जागरूकता अभियान के रूप में इसको चलाया गया कि मिलेट्स जो हैं हमें वो उगाने चाहिए। कारण क्या था? कारण कई तरफों का था और मुझे लगा कि आज जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो मिलेट्स की, भोजन की और किसानों की बात ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो हमें सोचना होगा कि मिलेट्स जिसमें अधिक आयरन है, अधिक कैल्शियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कम पानी की ज़रूरत है और फसल जल्दी तैयार होती है। तो जब ये सब चीज़ों की उपलब्धि है तो हम क्यों बार बार गेहूं लगाते हैं और क्यों बार बार चावल लगाते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं? और जब एमएसपी की बात होती है तो मिलेट्स के लिए चावल और गेहूं से कहीं अधिक एमएसपी है। 3-3.5 हज़ार रुपया जो है वो सरकार ने तय किया है, जबकि चावल का 1200, गेहूं का 800, 900 कुछ ऐसे है, मतलब 1000 के आसपास है। तो ये जो जागरण है, और मैं आज जागरण को एक जन जागरण के रूप में देख रही हूँ, तो जागरण ने जो जन जागरण का काम शुरू किया है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा हो और भारत को 2047 तक अगर एक विकसित राष्ट्र बनना है तो इन सब विषयों पे हमको काम करना अनिवार्य है, जिसमें हमारी थाली का साइज क्या हो, हम किस समय खाते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ख़त्म करें और तमाम प्रकार के आहार विहार और विचार, इन सब का हमारा जो समन्वय है वो कैसा हो। अब अच्छा लगा सुनकर, हमने दिल्ली में भी देखा और तमाम देश के अन्य राज्यों में भी देखा कि किस प्रकार से हम क्लिनिक्स पे क्लिनिक्स बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब जगहों के ऊपर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि भारत के अंदर, खासतौर पे कुछ राज्यों के अंदर एडिक्शन बढ़ा हुआ है, ड्रग एडिक्शन बढ़ा हुआ है। तो जहाँ पे क्लिनिक बन रहे हैं तो डी एडिक्शन सेंटर भी बनने चाहिए या नहीं? और जब डी एडिक्शन सेंटर बनेंगे, और डी एडिक्शन क्यों और एडिक्शन क्यों? कहीं ना कहीं हमारे समाज में डिप्रेशन जो है एक हिस्सा बन चुकी है और उस डिप्रेशन से जूझ के, और एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि भाई मैं अल्कोहल के इसके उसके खिलाफत की कोई बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो भी कुछ करें समझदारी से करें और उस समझदारी के अंदर आपका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर अल्कोहलिज्म है तो अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और समाज में एक समन्वय, एक अच्छे विचार जब आएंगे तो आपका व्यवहार ठीक होगा, और व्यवहार ठीक होगा तो आप आहार पे भी ठीक ध्यान देंगे। आहार, व्यवहार, विचार सब कुछ जुड़ा हुआ है और किसी भी चीज़ को हम अलग करके नहीं देख सकते। और जब भी 2047 जैसा विषय मेरे दिमाग में आता है तो मुझे बार बार ये लगता है कि इस देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आज अखबार में कहीं पढ़ा कि हम 1.9, मतलब अराउंड 2.1 थे, 2.2 थे, तो अभी हम रिप्लेसमेंट रेट के आसपास पहुंच चुके हैं। नहीं तो आज़ादी के समय पर एक महिला 6 बच्चों की जननी होती थी, तो वहाँ से अभी हम 2.1
2.2 और अभी 1 पॉइंट कुछ पे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे हमको गिरने की ज़रूरत है। रिप्लेसमेंट रेट को कायम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रिप्लेसमेंट रेट के नीचे आ जाएंगे तो जो कुछ चाइना में हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, हाथों को काम नहीं मिलेगा, और सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो रिप्लेसमेंट रेट की जो स्टेबिलिटी है पॉपुलेशन की, वो हमको चाहिए, और उस रिप्लेसमेंट रेट की जब पॉपुलेशन की हमको ज़रूरत है, तो साथ ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्लोज टू 1.4 बिलियन, वी नीड टू फीड दैट पॉपुलेशन। और सबके जैसे जैसे हम लोअर इनकम से बढ़कर मिडिल इनकम की कैटेगरी में जाएंगे, तो ब्रेड बास्केट भी बदलेगी, और जब ब्रेड बास्केट बदलेगी तो उतना तरीके का आहार, उतना स्वस्थ आहार और उतना बेहतर भोजन सबकी ज़रूरत भी बनेगा। आर वी एबल टू मैनेज दैट? सो मेघना जी का एक प्रश्न था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, तो अब बताइए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों ना कम हो? सॉयल प्रेजर्वेशन के लिए कोई काम कर रहा है क्या? हमारी जितनी सरकारें हैं, मैं कोई किसी की तरफ उंगली करके नहीं कह रही, एक राष्ट्रीय पॉलिसी के रूप में बात कर रही हूँ, और आपके मंच का सही इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि सही कानों तक सही आवाज़ पहुँचे, पॉलिटिक्स के बियॉन्ड। और उसके अंदर एक तरफ हम पराली को जला देते हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर मिट्टी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। बैलेंस होना चाहिए या नहीं? अब बताइए, जरा आवाज से बताइए, तो मुझे लगेगा आप सोए नहीं हैं। Should it be managed or not? It should be managed. Should the green waste be managed or not? Because green waste is manure actually. तो ग्रीन वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लास्टिक को अलग करें, प्लास्टिक को हम और जगह इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी मैन्योर में अपना जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं वही हमारी मिट्टी के लिए भोजन है, तो वो मिट्टी के लिए अगर हम भोजन सही प्रदान करेंगे तो हमारी जो फसलें हैं उनको बेहतर भोजन मिलेगा। लेकिन जितना हम उसमें केमिकल डालते रहेंगे उतना ही हम उस मिट्टी को डिप्लीट कर रहे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू से, और न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिप्लीट करते हुए उसी क्रॉप को हम खा रहे हैं। व्हाट वी ईट इज व्हाट वी आर। तो हमारा शरीर उसी केमिकल का बनेगा, ना कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल का। सो आई थिंक वी हैव टू थिंक ऑन मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, एंड दैट मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इज whatever our ancestors did, whole lot of energy and whole lot of behavioral changes we need to pick up from there, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया। जैसे मैं जैनिज्म का काफ़ी उदाहरण देती हूँ, और वो है कि भाई अंधेरे के बाद खाना नहीं खाना। सबको यही सिखाया जाता था घर में कि 6-7 बजे तक खाना खत्म करो। अभी साइंस यही बात कह रही है कि डोंट हैव लेट नाइट डिनर्स। अभी पार्टी 10 बजे शुरू होती है, 12 बजे खाना खाते हैं, तो अगली सुबह 11 बजे सो के उठते हैं। और जो स्लगिश, जो आपने कहा कि खाना क्या खाया और आपकी एनर्जी लेवल्स क्या है, वो सब इंटरकनेक्टेड है। सर्काडियन रिदम भी इंटरकनेक्टेड है। तो सूरज के उगने से सूरज के ढलने तक का जो नियम है भोजन का, वो जठर अग्नि को जागृत रखता है, और जठर अग्नि जागृत रहेगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, एंड देन यू आर एबल टू कंट्रोल द इंसुलिन रेजिस्टेंस एज वेल। दैट्स हाउ द मॉडर्न साइंस लुक्स एट इट, बट आवर एंशिएंट फिलॉसफी लुक्स एट इट एज a sattvic jivan, you know, a life without problems. You don't cause problems to others, other things don't cause problem to you. Basically that's the principle we follow. Food, one meal a day नियम था जी। कोई दिन में 10 बार खाना नहीं खाता था, और 10 बार खाना खा के आप बार बार इंसुलिन बढ़ा रहे हैं। बट I think the balance of everything is what needs to be done. Ghee is bad, for example. Abhi ghee khana band, I was also one of them. But going back to the science of it, that you have to eat ghee, and you have to eat nice quantity of ghee also. तो बहुत सारे वैज्ञानिक जो विचार हैं उसमें आयुर्वेद का जो नियम है, या जहाँ पर हमारी किचन ही हमारी लैब्स होती थी। हमारी माँ, नानी, दादी, आज भी कोई खांसी हुई, किसी को चोट लगी, व्यक्ति को चोट लगी, परिवार में किसी को चोट लगी,
घर में किसी पशु को कुछ बीमारी शुरू हुई तो वो पहले, अरे इसको ये दे दो, इसको थोड़ा अदरक पीस के दे दो, इसको थोड़ा अजवाइन का छोंक लगा दो, थोड़ा राई डाल के चावल बना दो, थोड़ा लेमन राइस खिला दो, दही की छाछ पिला दो, सिंपल थिंग्स. सो kitchen was a lab. Somehow we lost touch. And we lost touch because we stopped cooking at home. And gradually the science of cooking went out of the kitchen. And we are facing that music today. Every household is going through the same problem. कोई मेरा घर आपके घर से अलग नहीं है, सबके घर का एक ही हाल है. और I think we need to go back to our roots even when it comes to maintaining the kitchens and using food as a therapy. So you eat food as medicine, otherwise you will end up eating medicine as food. So we don't want to do that. We don't want to eat medicine as food. We want to eat food as medicine, and that's what we need to do. एक विचार है कि स्वास्थ्य रक्षणम, यानी prevention, basically, that life span has to be extended, it has to be protected, and that's how the life has to be run. So preventive health care में good food, nutrition, lifestyle, इन सब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. And that changes and that extends differently to कि अगर बीमारी आ ही गई तो क्या करेंगे, तब तो दवाई खाएंगे ना. So that's the second part, and that says Anurasya Vikara Prashmanam, यानी जो disability या problems या विकार शरीर में उत्पन्न हुए हैं, फिर आपको उसको treat करना है. So first is preventive health care and second is curative health care. और इसी देश के अंदर देखिए अथर्ववेद का हिस्सा है आयुर्वेद, कि कोई बताता नहीं है बात कि रिलीजन का, धर्म ही आपका ऐसा था जो धर्म आपको सिखाता था कि स्वस्थ कैसे रहना है, और हम भूल गए. और सबसे बड़ी बात कि भारत के जितने वैज्ञानिक विचार थे और भारत के बाहर गए वो विचार किसी ना किसी रूप में, वही विचार भारत में यूनानी मेडिसिन के रूप में वापस आए. यूनान बन के वो वापस वही यूनानी मेडिसिन आया. सिद्धा दक्षिण भारत में इस्तेमाल होता है, और तीनों को जब मिलाते हैं आयुर्वेद, सिद्धा और साथ में यूनानी, तो आयुष बनता है. तो जो एक नया मंत्रालय भारत सरकार ने स्थापित किया 2015-14 में, तो उसका रीज़न यही था कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाए. पहली बात तो हम बीमार ना पड़ें, और बीमार पड़ें तो उसमें ऐसे फाइटोजेनेटिक ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाए जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हो. एक नटशेल में, एक नगेट में आपको बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ. आज भी सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस के अंदर मोर देन 70%, क्लोज टू 75-80% जितनी मेडिसिन हैं दुनिया की वो फाइटोकेमिकल्स हैं. मीनिंग द एक्सट्रैक्शन हैज कम आउट ऑफ प्लांट्स. एंड व्हाट इज आयुर्वेद? प्लांट बेस्ड थेरेपी. तो योग, आयुर्वेद तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हिस्सा है, और क्यूरेटिव हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल होता है. और आज ये बेसिक साइंटिफिक नॉलेज का हिस्सा बन चुका है कि अगर आप अपने बॉडी मीडियम को बेसिक रखते हैं, एसिडिक नहीं होने देते, गट हेल्थ ठीक रखते हैं. सबके घर में पहले ज़माने, मतलब मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, तो हमारे यहाँ पे काली गाजर की कांजी बनती थी, सबको याद है. वो सब चीज़ें गट हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, बिकॉज वी लिव विद गुड बैक्टीरिया. खमीरी रोटी, दही छाछ, ये सब तो what is being prescribed today by the nutritionists world over is what we have used as traditional knowledge system. So I think the message I want to give, that if we truly want to be healthy, we need to go back to our roots. We need to use our ancient science. And ancient science of India was not voodoo, is not voodoo. In fact, the world is going back to that science which we have relegated due to lack of knowledge and lack of confidence to a third degree. That is not what should happen. And end of the day, I think you have so many other things to do.
आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग कि अभी आपने 3-4 प्रश्न पूछे, तो अर्थ का तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि क्यों हमारी मिट्टी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है हमारे भोजन में, वो हमारी सॉइल डिप्लीशन की वजह से है। हमारे यंगस्टर्स जो कि बॉडी बिल्डर जैसे दिखते हैं, वो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उसका कारण है जो भी गलत किस्म की चीज़ें वो खा रहे हैं। बाजार में 50 किस्म की चीज़ें आती हैं। मैं बोलना नहीं चाहती बिकॉज आई एम नॉट एंटी एनीबडी, जस्ट ओल्डर पर्सन हु फील्स कि प्रोटीन खाने के बहुत सारे तरीके हैं और उसमें आपको वेजिटेरियन मैकेनिज्म, नॉन वेज जिस भी तरीके से आप खाएंगे वो बेहतर है निस्बत डब्बा पैक की वजह से। और साथ में कोरोना जो गया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसने ब्लड के अंदर इंटरनल डैमेज करके ब्लड क्लॉटिंग की है। और जो क्लॉट्स शरीर के अंदर कहीं भी हो जाते हैं, वो क्लॉट्स अगर हार्ट तक पहुंचते हैं तो हार्ट अटैक होता है। सो समवेयर द थिनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड the blood itself being coagulated are some of the reasons why youngsters are getting heart attacks, and nobody is talking about it because the aging of blood vessels is what is a side effect of corona as well. But again, there's no conversation around it. And the third thing you had asked was the women who are going hemoglobin deficient and children who are stunted. So I would again say that women, abhi no comments to how a certain size has become the best size to dress up a certain way, whereas the physical worthiness of doing hard work is going down. तो वो भी गलत है और उसी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी उसका एक हिस्सा है। और बहुत साधारण चीज़ें थी जो हमारी माँ, नानी, दादी, हमने सबको देखा है। लोहे की कढ़ाई में मेथी आलू की सब्जी सबको पसंद है ना, पर बनती कहाँ है घर में अभी? काली गाजर की कांजी, आंवले की कांजी, आंवले का अचार. You will never get hemoglobin deficient if this is part of your meal. The answer is the right food which traditionally we ate is not part of our plate, and that's where the absorption, because only vitamin C is present, iron is better absorbed. That is the science. But unfortunately, we have lost the science and we have lost the tradition, and we are where we are. And learning from our mistakes, I think, is the time. And Jagran has to do this Jan Jagran. तो जन जागरण का काम जागरण ने शुरू किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ देश की तरफ से, जनता की तरफ से। और यही मान रखती हूँ कि देश में जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी जिस स्थान पर हैं, और हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें। अगर कुछ नहीं तो जन जागरण तो कर ही सकते हैं, अपनी थाली का रंग रूप बदल सकते हैं, अपने घरों को देख सकते हैं, अपने मित्रों के बीच में बात कह सकते हैं, अपनी धरोहर पे गौरवान्वित हो सकते हैं और सही संदेश का प्रचलन तो कर ही सकते हैं। तो इन सब विचारों को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का निर्माण अवश्य होगा और हर भारतीय समृद्ध भी होगा, सेहतमंद भी होगा और सही विचारों का आदान प्रदान हो हमारे सुरक्षित भारत के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।